नेक्स्ट देखते हैं जी हम एडवांटेजेस क्या हैं, हमें डेटाबेस के एडवांटेजेस क्या मिल जाते हैं हम देख लेते हैं। पहला हमारे पास एडवांटेज क्या है जी डेटाबेस का, using database following advantages can be achieved। पहला हमारे पास related data is collected at one place, एक जगह पे हमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है जिस चीज के अबाउट हमने डेटाबेस बनाई है। फॉर एग्जांपल अगर हम स्टूडेंट के अबाउट डेटाबेस बनाई है तो स्टूडेंट्स की सारी इंफॉर्मेशन हमें एक जगह पे मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने BScs 4 की डेटाबेस बनाई है तो उसके स्टूडेंट्स की सारी डिटेल मुझे एक जगह पे मिल जाएगी, मैं उसके ऊपर वर्किंग कर सकता हूँ, जो मैंने ऑपरेशन परफॉर्म करना हो वो परफॉर्म कर सकता हूँ। जो फॉर एग्जांपल मैंने रिजल्ट कैलकुलेट करना है किसी स्टूडेंट का, फॉर एग्जांपल मैंने क्लास की जो है अटेंडेंस लगानी है या कोई और वर्किंग अगर करनी है तो वो मेरे पास सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह पे मौजूद होगी, मैं उसके ऊपर वर्किंग कर सकता हूँ। सेकंड हमें क्या एडवांटेज, बहुत बड़ा एडवांटेज हमें क्या मिलता है कि डाटा विल बी वेल ऑर्गेनाइज्ड। डेटाबेस में जो डाटा होता है वो ऑर्गेनाइज होता है, कहीं भी कोई चीज रिपीट नहीं हो रही होती, कहीं पे कोई चीज डुप्लीकेट नहीं हो रही होती, सिंगल एंट्री होती है और हम उसके ऊपर जिस तरह चाहें उसके ऊपर वर्किंग हम कर सकते हैं। यूजर ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म ऑन डाटा, हम रिट्रीव कर सकते हैं डाटा को, डेटाबेस में जो डाटा पड़ा हुआ है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, रिट्रीव उसको, उसके लिए हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं रिट्रीव करना। सेकंड क्या कर सकते हैं, हम डाटा को मॉडिफाई कर सकते हैं, अगर बाई चांस हमें कोई डाटा चेंज करना पड़ गया हम डाटा को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। उसका मतलब क्या है कि अगर हम एक जगह पे मॉडिफाई करेंगे डाटा तो वो हर जगह पे मॉडिफाई हो जाएगा, हर जगह पे चेंज हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है जी रिमूव, अगर बाई चांस हमें कोई डाटा रिमूव करना पड़ जाए तो हम उसको रिमूव भी कर सकते हैं। मतलब डेटाबेस में से अगर हमें लग रहा है कि हाँ जी एक स्टूडेंट है वो जी लीव कर गया है, हमने CS4 की बनाई हुई है डेटाबेस, उसमें से एक स्टूडेंट है वो छोड़ गया तो हमें उसका रिकॉर्ड निकालना है, अंदर से रिमूव करना है तो हम रिमूव भी कर सकते हैं, ये ऑपरेशन डेटाबेस प्रोवाइड करता है। फोर्थ पॉइंट है जो बहुत कॉमन पॉइंट है, एंटरिंग न्यू रेलिवेंट डाटा, अगर उसी से रेलिवेंट कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आ गई हमारे पास, कोई न्यू एंट्री अगर हमने करनी है तो वो भी डेटाबेस हमें अलाउ करता है कि हम अपडेट भी कर सकते हैं, एक्सेस भी कर सकते हैं, न्यू डाटा एंट्री भी कर सकते हैं और अगर कोई रिमूव करना है चीज अंदर से तो हम वो रिमूव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास processing can be made to convert data into information, converted information can be used to support decision making। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास डाटा है उस डाटा की बेस के ऊपर, डाटा के हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसकी बेस के ऊपर हम कोई रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं, कोई हम ग्राफ बना सकते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जो कंपनीज होती हैं, कंपनीज में जी तारड़ साहब, जी शादेब कोई क्वेश्चन है? जी सर, नहीं कोई क्वेश्चन नहीं, हैंड रेज किया आपने फिर बात लग गई सॉरी सर जी। चलिए जो प्रोसेस है उस जो हमने डाटा प्रोसेस कर दिया उस प्रोसेस के बेस के ऊपर हम ये डेटाबेस हमें अलाउ करता है, उसके अंदर बिल्ट इन फीचर होता है कि हम रिपोर्ट्स बना सकते हैं, हम ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वहाँ पे रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं, वहाँ पे ग्राफ की शेप में इंफॉर्मेशन शेयर होती है कि हाँ जी हमारा जनवरी के अंदर इतनी हमने सेल किया है, फरवरी में हमारा ग्राफ डाउन हुआ है हमने सेल कम किया है, मार्च में फिर हमारी पीक पे रही है हमने इतनी सेल किया, तो वो ग्राफ की बेस वैल्यू कर डिसीजन कर रही होती हैं, वो ग्राफ से चार्ट से बने होते हैं, उसके ऊपर वो वर्किंग करके वो डिसीजन लेती हैं। ये को नहीं कि बस वो रैंडमली डिसीजन ले लें, हाँ जी 320 से हमने चीजें सेल की हैं, पिछली दफा हमने 315 चीजें सेल की थी, वो इस तरह डिसीजन नहीं ले रहे थे, वो ग्राफ को देखते हैं। क्योंकि जब एक हर कंपनी के अंदर एक स्पेशल पर्सन होता है जो कि रिपोर्ट जनरेट करता है, जिसने प्रेजेंटेशन देनी होती हैं, तो फिर प्रेजेंटेशन देता है वो इस तरह की रिपोर्ट्स को अंदर ऐड करता है, जिससे जो देखने वाला बंदा है उसको चीज ज्यादा इजीली समझ आती है एज कम्पेयर टू अगर वो बोल रहा है तो उससे शायद उसको चीज समझ ना आए, लेकिन वो रिपोर्ट्स की बेस पे देखेगा तो उसको चीज ज्यादा क्लियर हो जाएगी। सबसे मेन जो एडवांटेज हमें मिल जाता है कि हम डाटा को शेयर भी कर सकते हैं, अगर हमने किसी पर्सन को प्रोवाइड करना है डाटा तो हम वो प्रोवाइड भी कर सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप पे मैंने एक डॉक्यूमेंट सेंड किया किसी पर्सन को, ठीक है, अब वो जो डॉक्यूमेंट है वो व्हाट्सएप की डाटाबेस पे सेव हो गया है, महीने 2 महीने 3 महीने गुजरे हैं मुझे वो डॉक्यूमेंट मिल ही नहीं रहा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उस डॉक्यूमेंट को दोबारा एक्सेस कर सकता हूँ, तो जिस पर्सन को मैंने सेंड किया था मैं दोबारा देखूंगा, हाँ जी वो उसी जगह पे मौजूद है। मैंने किसी पर्सन को ईमेल की है, ईमेल मेरे से जो मेरा लैपटॉप की विंडो उड़ गई है, जो डाटा अंदर मौजूद था वो सारा जाया हो गया, लेकिन जो डाटा मैंने उस पर्सन को सेंड किया था, ईमेल किया था, अब वो ईमेल से मैं एक्सेस दोबारा कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जो ईमेल की डेटाबेस है वो डाटा वहीं, वो फाइल वहीं पे सेव थी। ईमेल से या व्हाट्सएप पे से चीज तब तक डिलीट नहीं होती जब तक हम खुद डिलीट ना करें।
ठीक है, तो उसका फिर हमें फायदा क्या मिल जाता है कि अगर कोई फाइल, अगर कोई डॉक्यूमेंट बाय चांस हमसे डिलीट भी हो जाए, कोई चीज डिलीट हो जाए हमसे, तो अगर हमने उसको किसी डेटाबेस पे सेव किया होगा तो वो हम दोबारा एक्सेस कर सकते हैं। अक्सर क्या होता है कि मोबाइल के अंदर ऑप्शन होता है क्लाउड स्टोरेज का, जिस तरह एप्पल के अंदर होता है, आईफोन के अंदर क्लाउड का ऑप्शन होता है, या फिर मोबाइल अगर है हमारे पास एंड्रॉइड मोबाइल है उसमें गूगल ड्राइव का ऑप्शन होता है या वन ड्राइव का ऑप्शन होता है। तो जो डाटा हम वन ड्राइव पे सेव कर होते हैं वो कभी रिमूव नहीं होता, वो कभी डिलीट नहीं होता। लेकिन अगर हमारा मोबाइल खराब हो गया, हमारे मोबाइल को लॉक लग गया जो हमें भूल गया, तो फिर हमें रीसेट करना पड़ेगा। जब रीसेट करेंगे तो सारे डाटा रिमूव हो जाएगा। जब सारा डाटा रिमूव हो गया तो जो हमारा डाटा क्लाउड के ऊपर पड़ा हुआ है वो इजीली हम एक्सेस कर लेते हैं। लेकिन जो डाटा हमारे पास लॉस हो गया उसको रिकवर करना काफी मुश्किल होता है। रिकवर हो जाता है लेकिन वो काफी एफर्ट करनी पड़ती है। अब वो जो क्लाउड पे पड़ा हुआ है, ये तो कोई नहीं कि हवा में पड़ा हुआ डाटा, वो किसी जगह पे पड़ा होता है, वो किसी इन्वायरमेंट में पड़ा होता है, वो भी किसी कंप्यूटर पे ही सेव हुआ होता है। वो जो इन्वायरमेंट होता है उसको डेटाबेस कहते हैं। एग्जाम्पल डेटाबेस की दे रही है, सारी एग्जाम्पल आप लोगों ने कहीं ना कहीं लाइफ में देखी होंगी। आप किसी मार्केट के अंदर परचेजिंग करने जाते हैं, फॉर एग्जांपल हाकिम माला में जा रहे हैं या किसी भी बड़ी बेकरी पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे होता क्या है कि वो आजकल बड़ा कॉमन एक ट्रेंड चला हुआ है कि वो जी जो मेन उनकी रिसेप्शन वाली जगह होती है, वहाँ पे क्या होता है कि वो एक कंप्यूटर लेके बैठ जाते हैं। जो भी आप प्रोडक्ट लेके आते हैं वो उसको पकड़ते हैं और स्कैन करते हैं। उसकी जो प्राइस होती है, जो उसका नाम होता है, जो उसकी क्वांटिटी होती है, वो बिल के अंदर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती है। और एक साइड पे छोटी सी प्रिंटर में पड़ा होता है, उसमें से बिल जनरेट होकर निकल आता है जो आपको प्रोवाइड कर देती है। अब वो क्या होता है, वहां पर उन्होंने पूरी की पूरी डेटाबेस मेंटेन की होती है बैक साइड के ऊपर, कि कितना स्टॉक के अंदर वो चीज जो बंदा ले रहा है वो स्टॉक में बाकी कितनी बच गई है। पहले क्या होता था, आज से कुछ टाइम पहले, कि अगर हम कोई चीज लेने गए हैं किसी शॉप से, हमने जाके कहा है कि जी हाँ फलां चीज हमें दे दें, तो वो देखते हैं जी वो चीज तो खत्म हो गई है। पहले दुकानदार को पता ही नहीं होता कि वो चीज है भी या खत्म हो गई है। जब कोई कस्टमर लेने आया, उसने देखा कि वो चीज खत्म हो चुकी है, कहेगा जी खत्म हो गई है। लेकिन आजकल क्या होता है कि वो स्टॉक सारे सारा कंप्यूटर में पड़ा होता है। जब पता लगता है कि हाँ ये चीज खत्म होने वाली है, वो नई चीज ऑर्डर दे देते हैं, वो चीज दोबारा आ जाती है स्टॉक के अंदर और फिर वो खत्म भी नहीं होती। या फिर अगर वो चीज खत्म होनी है तो वो किसी पर्सन को नहीं कहेंगे कि हाँ जाके देखो वो फलां चीज लेकर आओ। वो सामने कंप्यूटर में देख लेते हैं, हाँ ये चीज का स्टॉक हमारे पास खत्म हुआ पड़ा है, वो कस्टमर को दरी सॉरी कर लेते हैं। सेकंड हमारे पास है परचेज यूजिंग क्रेडिट कार्ड। आप ऑनलाइन परचेजिंग कभी ना कभी आपने लाइफ के अंदर की होगी, नहीं तो किसी ना किसी को आपने देखा होगा जो कि ऑनलाइन परचेज करता है। पाकिस्तान में हम खरीदते कुछ है और आता कुछ है, ये एक बड़ी हमने कॉमन स्टेटमेंट सुनी होती है। ये भी यस क्या है हमारे सर। ये भी हमारे पास क्या है, एक डेटाबेस एग्जांपल है। जो आप लोगों का क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है या बैंक के जो भी आप इंफॉर्मेशन यूज करके आप कोई ऑनलाइन परचेजिंग करते हो, वो भी बैक साइड पे डेटाबेस में सेव हो रही होती है। उसके बाद है बुकिंग ऑफ हॉलीडे एट ट्रैवल एजेंट। किसी आप पीआईए या फिर किसी और जगह पे आप किसी होटल के अंदर कोई आप अपनी बुकिंग करते हो कि हाँ जी हमने हॉलीडेज पे जाना है, और वहाँ पे बुकिंग करते हो, तो वो भी जो होटल वाले होते हैं वो भी आपके डाटा को डेटाबेस में सेव करते हैं। हाँ जी वो कल परसों इस बंदे ने आना है, इसने होटल की बुकिंग की है, रूम की बुकिंग की है, ताकि ये ना हो कि आप होटल पहुंचे और वहां पता चले कि जी रूम अवेलेबल ही नहीं है। उसके लिए हम पहले बुकिंग कर लेते हैं आजकल। यूजिंग अ लोकल लाइब्रेरी। आजकल लाइब्रेरीज के अंदर भी ये इन्फॉर्मेशन होती है कि आप जाओ लाइब्रेरी में, आप सारी बुक्स ढूंढते नहीं हो कि हाँ जी ये फलां बुक अवेलेबल है या नहीं है। आप डायरेक्ट जो लाइब्रेरियन होता है उससे पूछते हो ये बुक अवेलेबल है या नहीं है। तो वो लाइब्रेरियन जो होता है वो अपने कंप्यूटर में सर्च मारता है, सर्च किया और सामने बता दी हाँ ये बुक अवेलेबल है और ये फलां शेल्फ के अंदर पड़ी हुई है, वहां से आप जाकर डायरेक्टली उस बुक को एक्सेस कर लेते हैं। टेकिंग आउट इंश्योरेंस। उसके बाद रेंट अ वीडियो। ये आगे मल्टीपल एग्जांपल्स हैं डेटाबेस के ऊपर जो आप एग्जांपल देख चुके हैं, वो एग्जांपल मेरे हिसाब से काफी है। नीचे भी वैसे मल्टीपल एग्जांपल्स हैं, आप उनको देख सकते हैं अगर डेटाबेस से रेलेवेंट आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि हम कैसे डेटाबेस को क्रिएट करते हैं और कैसे हम उसको मैनेज करते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं डेटाबेस के अबाउट। डेटाबेस को क्रिएट करना, सेकंड उसको मेंटेन करना, मैनेज करना। ये कौन है कि बस डेटाबेस क्रिएट कर दिया और बस ये हवा में वर्किंग होती रहेगी, कोई बंदा उसको बिना काम किए वो सारा काम होता रहेगा। हमें डेटाबेस को क्रिएट करना पड़ता है, प्लस टाइम के साथ साथ उसको मैनेज भी करना पड़ता है, उसको मेंटेन भी रखना होता है। ठीक है, दो मेजर एक्टिविटीज इन्वॉल्व है इसके अंदर। उसमें क्या है, पहली है क्रिएशन ऑफ डेटाबेस, सेकंड है मैनेजमेंट ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस को हम क्रिएट करते हैं यूजिंग सम सॉफ्टवेयर। इस तरह मोस्ट कॉमन सॉफ्टवेयर है जैम्प सर्वर है, वैम्प सर्वर है। ठीक है, उसके बाद और भी हमारे पास मल्टीपल जो माइक्रोसॉफ्ट है उसकी तरफ से हमें मिल जाता है, माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर। ठीक है, उसके बाद और भी हमारे पास मल्टीपल एग्जांपल्स हैं। ओरेकल है सबसे बेस्ट, जो सबसे फास्ट जावा की तरफ से ओरेकल से कंपनी है और वो जो जावा को ओन करती है।
उसकी तरफ से एक हमें सर्वर मिलता है जिसके अंदर हम डेटाबेस बना सकते हैं। मैनेज हम कैसे करते हैं, हम डेटाबेस को एंट्रीज करके, मैं आपके सामने एक छोटी सी डेटाबेस ओपन करता हूँ, आपको चीज थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी। XAMPP सर्वर मैंने ओपन किया, इंस्टॉल किया। ये एक सर्वर है जिसके बेस के ऊपर हम डेटाबेस बनाते हैं वेबसाइट्स की। एक मिनट ऑन हो ले, फिर मैं आगे आपको वर्किंग करके दिखाता हूँ। ये इस तरह हम इसे स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमें अगर इंटरनेट हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो तब भी हम इस डेटाबेस को मेंटेन कर सकते हैं, लोकली मेंटेन कर सकते हैं। ये सारी वर्किंग आप लोगों को सिखाई जाएगी इस डेटाबेस के सेक्शन के अंदर ही। इस तरह हम लोकल होस्ट लेकर सर्च करते हैं। अगर इंटरनेट नहीं भी होगा तभी हमारे पास इस तरह की वेबसाइट ओपन हो जाती है। ये टॉप पे है PHP माई एडमिन, इस पे क्लिक करेंगे। एक मिनट लोड वाले, फिर आगे मैं बताता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे इंटरनेट यूज नहीं हो रहा, ये लोकल सर्वर बना हुआ है, लोकल सर्वर की बेस के ऊपर ये चीज सामने शो हो रही है। तो सामने आ गया, ये लेफ्ट साइड पे सारी डेटाबेसेस मौजूद हैं जो कि क्रिएट की गई हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये एक डेटाबेस है, इस डेटाबेस के अंदर जितने भी टेबल्स हैं उन सारों को मेंटेन किया जा सकता है। क्रिएट भी यहीं से किया जा सकता है, या न्यू पे क्लिक करेंगे तो हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। और ये अगर डेटाबेस पहले से कोई बनी हुई है तो हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। अगर हमें किसी टेबल का फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ सेल्स नाम का, आज हमने चेक करनी है सेल्स कितनी है, तो हम सेल चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे कितनी प्राइस सेल हुई है, कितनी वैल्यू सेल हुई है। ठीक है, तो हम इस तरह मैनेज करते हैं डेटाबेस को। और क्रिएट कैसे करते हैं, न्यू पे क्लिक करके न्यू डेटाबेस क्रिएट होती है। ये हर जो वेबसाइट होती है उसके बैक साइड पे लगी होती है। समझाइए कुछ बात की? जी सर जी, आ गई। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है, देयर आर टू पॉसिबल अप्रोचेस टू क्रिएट अ डेटाबेस। पहले नंबर पे होती है हमारे पास फाइल बेस्ड अप्रोच, सेकंड होती है DBMS। फाइल बेस्ड अप्रोच क्या होता है कि एक फाइल बनाओ, दूसरी फाइल बनाओ, जैसे एक्सेल की एक फाइल बना दो, फिर एक्सेल की एक और फाइल बना दो, फिर एक्सेल एक और फाइल बनाते जाओ। फाइल बेस्ड अप्रोच हम उसको कहते हैं। वर्ड की या एक्सेल की मल्टीपल फाइल, हर फाइल अलग इन्फॉर्मेशन सेव करे। फॉर एग्जांपल एग्जाम डिपार्टमेंट है, वो एक अलग एक्सेल की फाइल बना के उसमें चीजें सेव करे। जो अकाउंट्स वाले हैं वो अलग फाइल बना के उसमें चीजें सेव करे। ठीक है, वो होती है फाइल बेस्ड अप्रोच कि हर डिपार्टमेंट अपने लिए एक सेपरेट फाइल क्रिएट कर रहा है। जबकि DBMS क्या होता है, DBMS होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसमें क्या होता है कि सारे के सारे डिपार्टमेंट की डेटाबेस एक ही बन रही होती है और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें एक जगह से मिल रही होती है। और हमें होता क्या है कि अगर हमने कोई मॉडिफिकेशन करनी है, कुछ चेंज करना है, हम एक जगह पे करते हैं और वो सब जगह पे ऑटोमेटिकली हो जाता है। फाइल बेस्ड अप्रोच क्या है, उसके थोड़ा मैं डिटेल बता देता हूँ। An early attempt to computerize the manual file system। नॉर्मल जो हम वो रजिस्टर के ऊपर एंट्रीज करते हैं, मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया कि आजकल क्या होता है पाकिस्तान में कि किसी गवर्नमेंट इदारे में जाओ तो वहाँ पे एक बाबा जी बैठे होते हैं, वो रजिस्टर के ऊपर सारी एंट्रीज करती हैं। इवन कि मतलब बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पे क्लरिकल वर्क भी रजिस्टर के ऊपर हो रहा होता है। उसकी एक ट्राई की गई कि उसको अगर हम कंप्यूटराइज करें तो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमने एक्सेल का सहारा लिया, एक्सेल के ऊपर एंट्रीज करना शुरू कर दी, जो कि उस टाइम पे बहुत अच्छी अप्रोच थी कि सारी सारी चीजें कंप्यूटराइज हो रही हैं, 1000 लोगों का काम 2 बंदे मिलकर कर रहे हैं, सारी वर्किंग बड़ी आसानी से हो रही है। लेकिन टाइम के साथ साथ उसमें काफी हमें ड्रॉबैक्स नजर आए, जिसके बाद हमें फिर डेटाबेस बनाने की जरूरत पेश आई। collecting collection of information application program that perform services for the end user, जिस तरह रिपोर्ट्स वगैरह या फिर हम कोई ग्राफ वगैरह बना सकते हैं। ईच प्रोग्राम डिफाइन एंड मैनेज इट्स ओन डाटा, मतलब कि डिपार्टमेंट अकाउंट्स वाले हैं वो अलग ही काम कर रहे हैं, वो अलग ही अपनी चीजों को मैनेज कर रहे हैं। एग्जाम वाले हैं वो अलग ही वर्किंग कर रहे हैं, अलग चीजों को मैनेज कर रहे हैं। मतलब उनके आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। एक जगह पे अगर उनको डाटा इकट्ठा करना पड़ जाए तो वो इकट्ठा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अकाउंट का डाटा अलग है, उनकी अलग तरतीब है। एग्जाम वाले उनका डाटा अलग है, उनकी अलग तरतीब है। कोई और अगर डिपार्टमेंट है तो उसका डाटा अलग है, वो उनकी तरतीब बिल्कुल अलग है। यहाँ पे एग्जांपल एक दी जा रही है, सिंपल सी एग्जांपल है प्रॉपर्टी के बिजनेस की। कहते हैं एक बंदा है, उसने चेक करना है कुछ चीजें, वो सेल क्या कर रहा है और वो जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके साथ उसकी क्या इन्फॉर्मेशन है। वो सिंपल रजिस्टर के ऊपर भी लिख सकता है,
कि हाँ जी नाम उसका ये है जी, पता उसका ये है जी, हाँ यहाँ इतनी मैंने उसको जो प्रॉपर्टी है वो सेल किया है, उसने मुझे इतनी पे किया है। और एक सेकंड तरीका क्या है कि डेटाबेस का सहारा लें। उसमें क्या होगा कि हम टेबल क्रिएट कर लेंगे और टेबल में हम डेटाबेस के अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे। उससे होगा क्या, वो वैल्यूज फॉरएवर सेव रहेंगी। हमने जो डेटाबेस के अंदर एंट्री कर दी है वो जब हम चाहें उसको एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक आजकल ये प्रॉपर्टी के बिजनेस में बड़ी कॉमन चीज है कि वो कहते हैं जी आप इतने परसेंट डाउन पेमेंट दे दें और उसके बाद आप जी हर मंथ आप इतनी इंस्टॉलमेंट देते रहें। वही बड़ा कॉमन बिजनेस है। तो अगर हम फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी वाला बंदा है, उसने किसी को प्रॉपर्टी सेल किया है ऑन इंस्टॉलमेंट, तो करेगा क्या जी, वो हर मंथ रजिस्टर के ऊपर तो नहीं लिखेगा। उसका पॉसिबल रजिस्टर गुम हो जाए, रजिस्टर की पॉसिबिलिटी है कि वो जल जाए, और भी मसले बन सकते हैं। लेकिन जो डाटाबेस में रिकॉर्ड वो सेव करेगा, डाटाबेस हम उसका बैकअप बना सकते हैं, उसको हम किसी और लोकेशन पे सेव कर सकते हैं, उसको हम इंटरनेट पे सेव कर सकते हैं। ठीक है, अगर बाई चांस हमारा कंप्यूटर खराब हो गया, जल गया, किसी वजह से काम नहीं कर रहा, तब भी हमारा जो डाटा है वो सेव रहेगा। ये ना हो कि रजिस्टर जले और बंदे ने जी 3 इंस्टॉलमेंट दी थी और वो कहेगा मैं तो 6 दी थी, वो आपको 6 माननी पड़ जाएंगी। लेकिन जब आप रिकॉर्ड डाटाबेस से वेरीफाई करोगे तो डाटाबेस में क्या है कि आपकी इन्फॉर्मेशन ना तो डिलीट होने का खतरा है, ना तो चोरी होने का खतरा है, कोई आपको रिस्क है ही नहीं। आपका डाटा परमानेंटली सेव है और आप जब चाहें उसको, अगर आपकी फाइल लॉस हो गई है, आप उसका बैकअप जो फाइल है उसको आप दोबारा रिस्टोर करके सारी वर्किंग दोबारा से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल एक चल रहा है कि जो हमारे पास फाइल बेस्ड अप्रोच है उसमें होता क्या था कि हर एक की अलग फाइल, हर एक की जो वर्किंग है वो अलग होती थी। मतलब सेल्स की वर्किंग अलग बनी हुई है, उसके लिए डाटाबेस अलग बनी हुई है। जो कॉन्ट्रैक्टर है उसकी डाटाबेस अलग बनी हुई है। जो पीछे एग्जांपल मैंने दिया उसको आगे वो कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, तो इसमें होता क्या था कि अलग अलग फाइल है, उसके ऊपर वर्किंग करना काफी मुश्किल होता था। पॉसिबल है कि वहां पे डेट सेल्स में डेट कुछ और लगी हुई है, इधर डेट कुछ और लगी हुई है, वहां पे अमाउंट कुछ और लिखी हुई है, यहाँ पे अमाउंट कुछ और लिखी हुई है। 2-3 जगह पे जब वर्किंग करनी पड़ जाती थी, फिर क्या होता था कि उसके अंदर डुप्लीकेशन या फिर इनकंसिस्टेंसी बहुत होती थी कि डाटा कॉमन नहीं था होता, डाटा एक जैसा नहीं था होता। उसका फिर सोल्यूशन हमारे पास जैसे ये एक एग्जांपल वो दे रहा है कि अगर यूनिवर्सिटी की एग्जांपल ली जाए फाइल बेस्ड अप्रोच की बेस के ऊपर, तो रजिस्ट्रेशन वाले जो हैं उनकी डाटाबेस अलग है, जो यूनिवर्सिटी वाले एग्जाम वाले हैं उनकी डाटाबेस अलग है, जो लाइब्रेरी वाले उनकी डाटाबेस अलग है। सारे सारे अपने अपने काम कर रहे हैं, सब डाटा अपने 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 हिसाब से उन्होंने सेट किया हुआ है। उस पे वर्किंग करना काफी मुश्किल हो रहा था फाइल बेस्ड अप्रोच में। फिर उसका सोल्यूशन आ गया डाटाबेस। यहाँ पे वो लिमिटेशन बता रहा है फाइल बेस्ड अप्रोच की कि उसमें क्या कमियां थी। पहली कमी क्या थी, जो पहली मेन डिसएडवांटेज था वो थी सेपरेशन और एंड आइसोलेशन। ये क्या हमारे पास जो आपके सामने सारा डाटा सेपरेट है, रजिस्ट्रेशन का डाटा सेपरेट है, एग्जाम का डाटा सेपरेट है, लाइब्रेरी का डाटा सेपरेट है। पॉसिबल है यहाँ पे उन्होंने जो स्टूडेंट है उनकी डिटेल रखी हो जी, नेम और रोल नंबर। ठीक है, पॉसिबल है यहाँ पे उन्होंने रेंज रखी हो क्लास वाइज। पॉसिबल है रजिस्ट्रेशन टाइप पर उन्होंने रजिस्ट्रेशन नंबर की बेस के ऊपर उन्होंने डाटा सेव किया हो, रोल नंबर का उन्होंने यूज ही ना किया हो। मतलब डाटा पता नहीं था कि डाटा तीनों जगह पे मैच करेगा भी या नहीं करेगा, क्योंकि तीनों की अलग अलग एनवायरमेंट था, अलग अलग डाटा बेसिस थी। सेकंड चीज थी डाटा डिपेंडेंसीज। डाटा डिपेंड कर रहा था जिस सॉफ्टवेयर में बनाया है उसी पे डिपेंड कर था। अगर इन्होंने एक्सेल की शीट बनाई है रजिस्ट्रेशन वालों ने, तो वो एक्सेल की शीट में ही ओपन होगा। अगर एग्जाम वालों ने वर्ड पे टेबल बनाया होगा तो वो वर्ड में ही ओपन होगा। अगर इन्होंने कोई और सॉफ्टवेयर यूज करके वर्किंग की हुई है तो उसी सॉफ्टवेयर में ओपन होना था। डाटा डिपेंड कर रहा था उन सॉफ्टवेयर के ऊपर जिनमें वो चीज बनी हुई थी। इनकम्पेटिबल फाइल फॉर्मेट, मतलब कि कहीं पे कोई एक्सेल की फाइल पड़ी है, कहीं पर कोई उठा के वर्ड की फाइल लेकर आ रहा है, कोई कॉमन चीज थी नहीं अंदर, जिसकी वजह से फाइल बेस्ड अप्रोच बहुत जल्दी फ्लॉप हो गई थी। मतलब कह लो कि वो 1 साल भी मेरे ख्याल यूज नहीं थी हुई। ये 2008 की बात है, शायद आप लोगों ने भी सुना हो कि उस टाइम पे काफी बड़े फ्लॉज आए थे। बोर्ड वालों ने क्या किया जी, उन्होंने मैनुअल वे से हटकर कंप्यूटराइज वे में लेकर आए। कंप्यूटराइज वे में लेकर आए तो जी। उन्होंने, हुआ क्या था कि जी बच्चों के 100 में से 110 नंबर लगे हुए थे, 75 में से उनके 90 नंबर लगे हुए थे। बच्चा जो पास था जिसके फुल मार्क्स था वो फेल लिखा हुआ था। ये काफी ड्रॉबैक थे। रीजन क्या था, 2 रीजन थे। एक तो हर एक अलग चीज में एक्सपर्ट था, और सेकंड चीज जो लोग थे उनको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं था। उनको कंप्यूटर के ऊपर लेकर आ रहे थे, उनको पता नहीं था कि कंप्यूटर ऑन कैसे करती हैं, बस उनको ऑर्डर दे दिया कि सारे के सारे सिस्टम को आप कंप्यूटराइज करो। उससे हुआ क्या कि काफी ड्रॉबैक्स आए, काफी हमें मतलब के मुश्किलात फेस करना पड़ी। जो बाद में लोग एक्सपर्ट आए, उन्होंने ट्रेनिंग दी और फिर जाके लोगों को कुछ नॉलेज आया। समझ आइए फाइल बेस्ड अप्रोच की कोई चीज इसमें पूछनी है तो पूछ लें।
आ गई है समझ। ठीक है जी, यस सर, आ गया समझ। ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ पे जी उसी के जो लिमिटेशन हम पढ़ रहे हैं उसमें आगे वो बता रहा है फिक्स्ड क्यूरीज फॉर द एप्लीकेशन। जो अगर हम एक्सेल यूज कर रहे हैं तो एक्सेल में बड़े लिमिटेड फार्मूले हम लगा सकते हैं, वर्ड में तो फार्मूले लगते ही नहीं है। वर्ड में बस यही है कि आप सॉर्ट कर सकते हो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में टेबल को, ठीक है। तो उनमें क्यूरीज जो हम लगाते हैं, क्यूरीज क्या होते हैं, वो लाइन ऑफ कोड होता है जो कि टेबल में से डाटा उठा के ला रहा होता है, तो टेबल में कोई ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो वो बड़े लिमिटेड क्यूरीज थी, लिमिटेड हमारे पास एक्शन थे जो हम परफॉर्म कर सकते थे फाइल बेसिस अप्रोच के ऊपर। डुप्लीकेशन ऑफ डाटा जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था, सबसे बड़ी सरखपाई थी कि कहते थे हाँ जी इस फाइल में डाटा और पड़ा हुआ है, उस फाइल में डाटा और पड़ा हुआ है। एक फाइल में डाटा बच्चे का नाम कुछ और लिखा हुआ है, दूसरी फाइल में बच्चे का नाम कुछ और लिखा हुआ है। एक बहुत बड़ा मतलब कि मिस हैप हुआ था कि लोगों ने मतलब जो थे कंप्यूटराइज हो रहे थे, जो फाइल्स वाले सिस्टम से हटकर कंप्यूटर पे आ रहे थे, उन्होंने किया था कि उन्होंने मोहम्मद करके इस बंदे के नाम के साथ मोहम्मद आ रहा है तो उन्होंने उसको शॉर्ट करके एम लिखना शुरू कर दिया। हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल बंदे का नाम मोहम्मद शहबाज अशरफ है तो उन्होंने एम शहबाज अशरफ लिखना शुरू कर दिया। अब उससे इतने लोगों का इशू बना कि उन्होंने कहा जी आपका नाम उस जगह पे और नेम है, यहाँ पे आपका नाम और है। वो स्पेलिंग मिस्टेक, इवन के मेरे भाई की जो इशू बना था कि उनके जो डिग्रीज थी उनके ऊपर मोहम्मद शहजाद अशरफ लिखा हुआ आ रहा था और किसी एक डॉक्यूमेंट में उनका एम शहजाद अशरफ लिखा हुआ गया, जिसकी वजह से उनको सारे डॉक्यूमेंट्स दोबारा से बनवाने पड़े थे, नाम चेंज करवाना पड़ा था। ठीक है, ये जो मिस ऐप था डुप्लीकेशन ऑफ डाटा, ये सबसे बड़ा मिस ऐप था जो कि पाकिस्तान में 2008 में बहुत कॉमन हुआ था, बहुत सारे इसके केसेस सामने आए थे। नेक्स्ट हमारे पास वेस्टेज ऑफ स्पेस। डुप्लीकेट, अगर डाटा हमारा डुप्लीकेट हो रहा है तो मतलब हम स्पेस को वेस्ट कर रहे हैं। वो डाटा हम सेव कर रहे हैं जो कि डाटा रिक्वायर्ड ही नहीं है, डाटा है ही रॉन्ग, उसको हम सेव कर रहे हैं डुप्लीकेशन क्रिएट करके। एक जगह पे फाइल में डाटा और है, दूसरी जगह पे फाइल में डाटा और है, तो जिस जगह पे न्यू डाटा पड़ा हुआ है तो वो सारे सारा डाटा रिक्वायर्ड है ही नहीं, क्योंकि वो डाटा ही रॉन्ग है। तो मतलब क्या है कि वो एक्स्ट्रा स्पेस यूज हो रही है। कंप्यूटर है, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगी होती है, हार्ड डिस्क पे लिमिटेड स्पेस होती है, ठीक है। जो हम ऑनलाइन डाटा स्टोर करते हैं वो भी लिमिटेड ही होता है। जिस तरह जीमेल हमें 15 GB प्रोवाइड करता है या फिर गूगल ड्राइव हमें कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो भी लिमिटेड ही है, ठीक है। वो भी एक टाइम पे अगर वेस्ट ही हम ऐसे करते जाएंगे तो एक टाइम आएगा कि वो जो ऑनलाइन लाइव हमें मिल रहा है, क्लाउड स्टोरेज हमें मिल रही है, वो भी फिनिश हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, जो बिगेस्ट प्रॉब्लम हमारे पास है, ये एक और पॉइंट है जिससे मिस हो गया, कॉजेज मोर मेंटेनेंस हेडेक। उनको मेंटेन करना काफी मुश्किल काम था। मतलब एक फाइल में डाटा और तरह से है, दूसरी फाइल में डाटा अलग तरह से है, तो मैनेजमेंट का काफी मुश्किल टास्क था। जो बंदा उसको मैनेज कर रहा था उसके लिए वो काफी हेडेक थी। बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है, व्हेन डाटा इज चेंज इन वन फाइल कुड कॉज इनकंसिस्टेंसी। वो जो अभी ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया है कि एक फाइल में डाटा अगर मॉडिफाई किया, बच्चे ने उन्हें बोला कि मेरा ये मोबाइल नंबर चेंज हो गया, दूसरी फाइल में चेंज ही नहीं हुआ, तो वो क्या है, वो उसको हम कहते हैं डाटा इनकंसिस्टेंट हो गया, डाटा सेम रहा ही नहीं है। जब सेम रहा ही नहीं तो मतलब क्या है कि उस एक प्रॉब्लम की वजह से सारी प्रॉब्लम्स बन जाएंगी। डाटा डुप्लीकेट भी हो रहा है, डाटा ज्यादा स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है। जब हम क्यूरी लगा के सर्च करेंगे, एक जगह पे इंफॉर्मेशन और आएगी, दूसरी जगह पे इंफॉर्मेशन और आएगी, वो वहां पे अलग हेडेक बन जाती है। नेक्स्ट का कंप्रोमाइज डाटा इंटेग्रिटी। डाटा इंटेग्रिटी क्या होता है कि डाटा के ऊपर ऑपरेशन, जब डाटा ही हर जगह पे अलग अलग है तो उसके ऊपर हम ऑपरेशन भी अलग अलग परफॉर्म नहीं कर सकते, हमें तो ऑपरेशन कॉमन परफॉर्म करना पड़ेगा। जब कॉमन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट ही बड़ा लिमिटेड सा आएगा। हम फॉर एग्जाम्पल सर्च कर रहे हैं रिजल्ट, फॉर एग्जाम्पल मैं सर्च कर रहा हूँ उस स्टूडेंट का जिसका नाम अली है, जिसका नाम फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ अली या बिलाल या कोई भी कॉमन नेम है, वो सर्च किया, वो एक जगह पे अली के रिलेटेड जो डिटेल है वो अलग आ रही है, दूसरी जगह पे अली से रेलिवेंट डिटेल अलग आ रही है। वहां पे क्या था कि हमारे पास डाटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म तो हो रहा था, लेकिन एक जगह पे रिजल्ट और आ रहा था, दूसरी जगह पे रिजल्ट और आ रहा था, जिस वजह से ये फाइल बेस्ड अप्रोच बहुत जल्दी फ्लॉप हो गई थी, बहुत जल्दी इसको खत्म कर दिया गया था। एक और इसमें दो तीन जो हमारे पास और इसमें डिसएडवांटेज रह गए हैं, वो क्या था कि डाटा शेयरिंग, हम डाटा को शेयर नहीं थे कर पा रहे। डाटा शेयर तो हो रहा था, फाइल उठाई सेंड कर दी, किसी को ईमेल कर दी, व्हाट्सएप कर दी, ठीक है। लेकिन वहां पे कैसा, जब फाइल सेंड होती थी, जिस बंदे को आपने फाइल सेंड किया वो कहता था कि मेरे पास एग्जाम से जो डाटा आया उसमें इन्फॉर्मेशन और है, जो अकाउंट से डाटा आया उसमें इन्फॉर्मेशन और है। जो बंदा उसके ऊपर वर्किंग जिसने करनी थी डाटा के ऊपर, उसके लिए भी काफी मुश्किल काम हो रहा था, डाटा हमारा शेयर कर भी नहीं पा रहे थे। एक और बड़ा डिसएडवांटेज था कि हम उसका बैकअप नहीं था क्रिएट कर पा रहे।
फाइल जो एक्चुअल फाइल है वही पूरी की पूरी सेंड हो रही थी, उसका बैकअप नहीं था क्रिएट होता। लेंथी डेवलपमेंट टाइम, एक बंदा फॉर एग्जांपल जो पेज के ऊपर लिखकर वर्किंग करता रहा सारी जिंदगी, उसको बोल दिया आपने कि कंप्यूटराइज सारा वर्किंग करो, उसके लिए काफी मुश्किल काम था वो जी। पहले शुरू में ऐसे होता था कि वो जी मिनटों का काम सालों में कर रहा था, दिनों में कर रहा था, महीनों में कर रहा था। आज समझ नहीं आ रही उसको। फिर जब उनको ट्रेनिंग मिली उसके बाद वो थोड़े इम्प्रूव हुए टाइम के साथ साथ, फिर मॉडिफिकेशन आती गई। नेक्स्ट हमारे पास बता रहा है कि एक्सेसिव प्रोग्राम मेंटेनेंस, जो भी हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उस सॉफ्टवेयर को टाइम के साथ साथ अपडेट करना पड़ता है। तो जब भी एक नई अपडेट आती है तो एक जो बंदा है उसको जो यूज टू हो चुका है उसके साथ, उसको जब सारी एनवायरनमेंट चेंज होता है, सारी वर्किंग चेंज होती है, तो उसके लिए काफी परेशानी का बायस बनता था वो। ठीक है, अब तो हम इस चीज के आदी हो चुके हैं कि हमें पता है कि इतने महीने के बाद, इतने टाइम के बाद अपडेट आनी है। तो हम इतना यूज टू हो चुके हैं टेक्नोलॉजी के साथ कि हमें अपडेट का पता ही नहीं लगता कि अपडेट में न्यू चीजें क्या ऐड की गई हैं, क्योंकि हम यूज टू हो चुके हैं, हमने वो चीज पहले कहीं ना कहीं यूज की होती है। लेकिन ओल्ड टाइम में क्या था, जब फाइल बेस्ड अप्रोच यूज हो रही थी उस टाइम लोगों के लिए परेशानी बन जाती थी कि हाँ जी पहले तो हम काम इस तरह कर रहे थे, अब ये काम इस तरह हो रहा है, अब ये काम कैसे करना है। ठीक है, तो ये कुछ लिमिटेशन थी जो फाइल बेस्ड अप्रोच में थी। उसका सोल्यूशन हमारे पास क्या था, उसका सोल्यूशन था डीबीएमएस। डीबीएमएस क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, एक ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम है, एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पे बैक एंड पे डेटाबेस होती है। जो भी चीज आती है वो इस तरह कॉमन डेटाबेस में सेव हो रही होती है। अलग अलग एनवायरनमेंट है, अलग अलग यूजर हैं, उनको सामने एनवायरनमेंट अलग अलग शो हो रहा है, लेकिन जो उनका डाटा है वो एक कॉमन जगह पे सेव हो रहा होता है। तो जब भी हम डाटा चाहे लाइब्रेरी वाला एक्सेस करे, चाहे रजिस्ट्रेशन वाला एक्सेस करे, चाहे एग्जाम वाला एक्सेस करे, उसको डाटा एक ही मिल रहा होगा, डाटा के अंदर चेंज नहीं होगा। अगर लाइब्रेरी वाले ने डाटा को चेंज किया, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा, एक स्टूडेंट है, वो लाइब्रेरी वाले के पास गया, उसने बोला है जी मेरा तो घर का एड्रेस चेंज हो गया। जब वो घर का एड्रेस चेंज करेगा तो वो डाटाबेस में भी अब चेंज हो जाएगा। जो जब उसको एग्जाम वाला बंदा एक्सेस करेगा या रजिस्ट्रेशन वाला बंदा एक्सेस करेगा, तो उसको जो चेंज वाला नया एड्रेस है वही शो होगा, उसको प्रीवियस अपने वाला एड्रेस शो नहीं होगा जो उसने पहले सेव किया हुआ था। तो इसका मतलब हमें क्या मिलेगा, कोई डेटाबेस है वो एक कॉमन लोकेशन होती है कि जहाँ पे हर जगह से डाटा मॉडिफाई होके मिल रहा होता है। मतलब अगर आप, जैसा मैंने पहले एग्जांपल आपको दिया है कि अगर आप फेसबुक का नेम चेंज करते हो अपना, तो पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ आपके कोई फ्रेंड्स हैं उन सबको वो नया नाम जो शो होगा, तो आपने नेम चेंज किया है। आपने व्हाट्सएप पे जो अपना नेम होता है वो चेंज किया, हर जगह पे जहाँ जहाँ आपका व्हाट्सएप देखा जा रहा है वहाँ वहाँ नेम चेंज होगा। ठीक है, जो भी मॉडिफिकेशन है वो हर जगह पे चेंज होकर मिल जाती है। लेकिन ओल्ड टाइम में क्या था कि एक जगह पे चेंज हो गई है, पॉसिबल है दूसरी जगह पे चेंज हुई ना हो। डेटाबेस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसमें जो चीजें लिखी हैं। ड्यू टू above limitation there is need of system to overcome the limitation, so system is called database management system, short में हम इसको DBMS कहते हैं। proposed to create manage database in efficient way। डेटाबेस का मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल भी दिया है कि डेटाबेस हमारी चीजों को इतने एफिशिएंट वे में मैनेज कर रही होती है कि हम उसको जितने अरसे बाद मर्जी यूज करें, वो हमें जो डाटा होता है वो बड़ा फ्रीक्वेंटली सर्च करके दे रहा होता है, बड़ा इजीली हमें मिल जाता है। ये कोई नहीं कि हमें अगर महीने बाद सर्च करना पड़ेगा या 2 महीने बाद, तो वो टाइम ज्यादा लगाएगा। हम जब भी कोई चीज सर्च करते हैं, हमें वो चीज उसी, फॉर एग्जाम्पल आप व्हाट्सएप पे कोई प्रीवियस मैसेज सर्च करना चाहते हो, तो आप चाहते हो हाँ जी आपको पूरी बात हुई थी किसी बंदे, किसी फ्रेंड के साथ, आपको उसमें से कोई एक दो कीवर्ड याद है, आप वो लिख के सर्च करते हो, तो उस वो वाला जो वर्ड होता है जहां जहां यूज होता है वो सारी चैट नीचे शो हो जाती है। आप वो मैसेज ओपन कर सकते हो कि हाँ जी ये वर्ड मैंने कहाँ पे यूज किया था। अब वो रीजन क्या है कि वो बैक साइड पे डेटाबेस है जो कि उस चीजों को सर्च करके ला रही है। अगर वो चीज हमें वन बाय वन हर चैट में ओपन करके देखना पड़ जाए, सारे फ्रेंड्स की चैट में तो हमने वो चीज कहाँ पे बोली है, तो वो हमारे लिए काफी मुश्किल काम बन जाएगा। नेक्स्ट हमें बता रहा है an approach that use DBMS to create and maintain database is called database management system approach। ऊपर जो हेडिंग है उसको एक्सप्लेन करता है कि जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अप्रोच है उसका मतलब क्या है कि वो ऐसी मेथोडोलॉजी है, ऐसा तरीकाकार है जो कि डीबीएमएस को यूज कर रहा है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को। ऑल यूजर विल इंटरेक्ट विद सिंगल एप्लीकेशन। हर जो बंदा है वो एक जैसा एनवायरनमेंट ही उसके सामने शो हो रहा होगा, ये नहीं कि एक को अलग एनवायरनमेंट शो हो, दूसरे को अलग एनवायरनमेंट शो हो। DBMS will tell us how to read write data from database and provide us controlled access to database। DBMS का एनवायरनमेंट बड़ा कह लो सिंपल होता है, ये कोई नहीं कि हमें जब यूज करना पड़ेगा तो हम वक्त में पड़ जाए कि पता नहीं हमने डाटा एंटर कैसे करना है या एक्सेस कैसे करना है। डाटा रीड राइट करने के बिल्कुल सिंपल से मेथोडोलॉजीज होती हैं। जिस तरह आप लोगों ने जीमेल का अकाउंट क्रिएट करना है, अगर एक बंदा मैट्रिक पास है जिसको पता ही कोई नहीं होता क्या इंटरनेट, वो भी अगर उसके सामने भी रखोगे जिसको सिर्फ पढ़ा जाए
कि हाँ जी ये क्या चीज़ है, तो वो भी फॉर्म फिल कर सकता है। जिस तरह मैं आपके सामने अगर मैं जीमेल का होम पेज ओपन करूँ, फॉर एग्जाम्पल जीमेल का अकाउंट क्रिएट करना है, एक बंदा मतलब कह लो कि अनपढ़ है, या कह लो कि बंदा मैट्रिक पास उसने सिर्फ किया हुआ है, जिसने इंटरनेट कभी यूज ही नहीं किया, उसके सामने भी अगर ये चीज सामने आ जाएगी तो उसको कोई मुश्किल यहाँ पे पेश नहीं आएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट नेम, बंदे ने अपना नाम लिखना है, लास्ट नेम चलो ये थोड़ी सी उसके लिए मुश्किल हो जाएगी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम क्या होता है। जो डेवलपिंग कंट्रीज है, फॉरेन कंट्रीज है, वहां पे ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। पाकिस्तान में क्या होता है कि एक ही नाम हो रहा यूज हो रहा है। यहाँ पे उसने नेम लिखना है, यहाँ पे उसने अपनी चॉइस की ईमेल लिखनी है, यहाँ पे पासवर्ड लिखना है, यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है, उसका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि जो डेटाबेस का एनवायरनमेंट है बड़ा सिंपल होता है, हमें उसको यूज करना बिल्कुल आसान होता है। उसके अंदर हमें ये को नहीं कि बैक साइड पे जाके हमें कोडिंग करनी पड़ जाती है, हमें सिर्फ एनवायरनमेंट को देख के उसके हिसाब से डाटा एंटर करना होता है, वैल्यूज एंटर करनी होती हैं, और अगर हमने कुछ चीज एक्सेस करनी है तो हम उसको एक्सेस कर रही होती हैं। यहाँ पे एनवायरनमेंट जो हमने लास्ट एग्जांपल देखे उसमें अगर आप देखें तो हमने देखा था कि सबके लिए अलग अलग डाटाबेस थी। ठीक है, इस डायग्राम में यहाँ पे क्या है कि सबके लिए एक कॉमन डाटाबेस है। जो भी चीज आप जो भी वर्किंग आप कर रही हो एक जगह पे सेव हो रही है, हमें डेट्स भी एक जैसी शो होंगी, हमें जो कस्टमर है सेल कर रहा है या फिर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है सबके नाम भी एक जैसे शो होंगे, स्पेलिंग भी सबके एक जैसे ही होंगे। ठीक है, अक्सर ये भी एक इशू था कि बंदे जो थे वो नाम के स्पेलिंग, फॉर एग्जांपल एक बंदा जो एग्जाम में बैठा नाम लिख रहा है, वो उसने फॉर एग्जांपल नाम लिखना तो नाम के स्पेलिंग कुछ और लिख देगा, दूसरा बंदा वो जो नाम की स्पेलिंग लिख रहा है वो नाम की स्पेलिंग कुछ और लिख रहा होगा। ठीक है, ये भी एक काफी इशू था, स्पेलिंग मिस्टेक थी, स्पेलिंग की वजह से काफी मसला था। अब क्या है कि एक जब बंदा एंट्री कर रहा है तो वो हर जगह पे वही नाम शो होगा, वो हर जगह पे डिफरेंट नाम शो नहीं होगा। एडवांटेजेस हमें ये सब ने मल्टीपल एडवांटेजेस मिल जाती हैं। डाटा इंडिपेंडेंस है, डाटा हमारा किसी चीज पर डिपेंड नहीं कर रहा, सबकी एक डाटाबेस की जो बैकअप फाइल बनती है उससे एक्सटेंशन होती है डॉट एसक्यूएल, वो आप किसी भी डाटाबेस सर्वर के अंदर ओपन कर सकते हो, किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर ओपन कर सकते हो, वो उसका कोई आपको एरर सामने शो नहीं होगा। लाजमी नहीं कि आपने एक्सेल की फाइल एक्सेल में ओपन करनी है। जो फॉर एग्जाम्पल आपने जैम पे वर्क किया, आप जैम वाली फाइल की बैकअप क्रिएट करो, तो जब बैकअप फाइल होती है मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह की होती है। ये नीचे एक फाइल मौजूद है, मैं थोड़ा जूम भी कर देता हूँ। ये डाटाबेस की फाइल है, टाइल मास्टर नाम है और आगे डॉट लिखा हुआ है डॉट एसक्यूएल। ठीक है, सीक्वल सर्वर। अब ये फाइल आप किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर ओपन कर लो जो कि डाटाबेस बनाने के लिए यूज होता है, उसमें ओपन हो जाएगी, कहीं पे एरर नहीं आएगा कि ये फाइल ओपन नहीं हो सकती। उसमें एक लिमिटेशन क्या थी कि वो फाइल ओपन नहीं थी हो सकती, जिस सॉफ्टवेयर में बनाई गई उसी में बस ओपन होनी है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इजी टू मेंटेन, मेंटेन करना बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल वर्किंग ही नहीं है, बिल्कुल आसान सी वर्किंग है, जिसको थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज है वो मेंटेन कर सकता है। मिनिमल रिडंडेंसी, रिडंडेंसी होती है डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन होती है लेकिन बहुत कम होती है। अब एक क्लास में अली रजा नाम के अगर दो बच्चे हैं तो उसको हम डुप्लीकेशन नहीं कहेंगे। अगर हम एक क्लास के अंदर एक नाम के दो बच्चे हैं तो हम ये नहीं कहेंगे डाटा डुप्लीकेट हो रहा है, एक का रोल नंबर अलग होगा दूसरे का रोल नंबर अलग होगा। डुप्लीकेशन होती है लेकिन वो बहुत देर होती है, बहुत कम होती है। इजी टू मेड ऑपरेशन ओवर डाटाबेस, आप किसी भी तरह का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो डाटाबेस के ऊपर, बिल्कुल आसान है। क्यूरीज सब जगह पे एसक्यूएल क्यूरीज जो होती हैं बिल्कुल सेम ही होती हैं जो वर्क करी होती हैं। डाटा इंटीग्रेशन, डाटा के ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं, डाटा के ऊपर जो आपने मॉडिफिकेशन करनी होती है वो भी बड़ा आसान होती है। इम्प्रूव डाटा शेयरिंग, अब ये एक फाइल जो मैंने आपको दिखाई है, ये एक फाइल सिर्फ मैं शेयर करूंगा, ये जो फाइल है तो पूरी की पूरी डाटाबेस अगले बंदे के पास पहुंच गई है। अब वो चाहे तो उस डाटाबेस को अपने कंप्यूटर के अंदर ओपन कर ले, उसके लिए कोई इशू वाली बात नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी मिनिमल मिनिमाइजिंग एप्लीकेशन डेवलपमेंट कॉस्ट। सॉफ्टवेयर एक दफा बनता है उसके बाद कोई इशू वाली बात नहीं, आप उसको डेवलपमेंट कर लो, कोई एरर आती नहीं है, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर आजकल मार्केट के अंदर आती हैं उसके ऊपर टेस्टिंग ही वो इतनी परफॉर्म करती हैं कि एरर आने के चांस ही बहुत कम होती हैं। मतलब कि आपने अगर वो SDLC पढ़ा है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, उसमें आपने पढ़ा होगा कि एक फेज होता है टेस्टिंग का। उसमें क्या होता है कि वो डाटा जो आप सॉफ्टवेयर बनाते हो, जो डाटाबेस बनाते हो, उसको टेस्ट किया जाता है, सही डाटा भी एंटर करके, रॉन्ग डाटा भी एंटर करके। वो जब सॉफ्टवेयर मार्केट में आता है, लोगों के पास आता है, तो वो सॉफ्टवेयर ऐसा होता है कि उसमें एरर आने के चांस होते ही नहीं है।
कोई बहुत रेयर होता है कोई बग रह जाए, अदरवाइज डेवलपमेंट कॉस्ट जो नेक्स्ट टाइम उसके अंदर चेंज होनी है, वो नए फीचर ही ऐड होना होता है, वो हमें नहीं करना पड़ता, वो जिस कंपनी के वो डेटाबेस सर्वर है उसने बस चेंज करना है, हमने बस उसको यूज करना होता है। जैसे जैम्प सर्वर है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्रीली हमें इंटरनेट से मिल जाता है, हमने बस यूज करना है, इसमें हमारे कोई पैसे नहीं लग रहे होते। नेक्स्ट क्या डाटा कंसिस्टेंसी, डाटा कंसिस्टेंट है, एक जगह जो डाटा है वही हर जगह पे शो होगा, ये कोई नहीं कि एक जगह पे डाटा और शो हो रहा है दूसरी जगह पे डाटा और शो होगा। इंप्रूव डाटा एक्सेसिबिलिटी, हम डाटा को बड़ा इजीली एक्सेस कर सकते हैं, बस सर्च बार में सर्च किया, एंटर किया, सामने उससे रेलिवेंट जो भी इंफॉर्मेशन मौजूद होगी सामने शो हो जाती है, या फिर हमको क्यूरी लगा के एक्सेस कर सकती हैं। फ्लेक्सिबल क्यूरीज, बिल्कुल सिंपल सी क्यूरीज हैं, वो आगे हम एसक्यूएल लैंग्वेज पढ़ेंगे, उसके अंदर मैं क्यूरीज के अबाउट भी आपको इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कि क्यूरीज किस तरह की होती हैं। एक सिंपल क्यूरी मैं आपको बता देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हमने स्टूडेंट नाम का टेबल है, उसमें से कोई डाटा एक्सेस करना है, तो उसके लिए क्यूरी हम कैसे लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि सारे स्टूडेंट्स की डिटेल आ जाए जिनकी एज ग्रेटर देन 10 है, तो कैसे आएगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ये स्टूडेंट टेबल का नाम है। वेयर में क्या होता है, कंडीशन लगती है, वेयर एज ग्रेटर देन, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि 20 से जिनकी एज ग्रेटर है वो सारे स्टूडेंट्स आ जाएं, तो मेरे सामने एक टेबल बन जाएगा ऑटोमेटिकली, लॉजिकल टेबल बन जाएगा, उसमें सारे वो स्टूडेंट्स होंगे जिनकी एज 20 से ग्रेटर है। इसको हम कहते हैं क्यूरी। इस तरह की क्यूरीज हम लगा के वर्किंग कर रहे होते हैं। बैक साइड पे जब हम चीजें कर रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं, उसमें क्यूरीज लगती हैं, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो उसके लिए क्यूरी लगी होती है, तब वो चीजें सर्च होकर आ रही होती हैं, तब वो चीजें हमारे सामने रिजल्ट शो हो रहा होता है। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, जहां तक कि हम रखते हैं नेक्स्ट। नो सर, नो सर। चलिए जी, आराम से आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे कल वाली क्लास में। जी सर जी। अपना सर जी ये मिड टर्म कैसे लेंगे, ऑनलाइन ही? मेरा पुत्र आज पहली क्लास है, तन मिड टर्म दी पै भी गई है, वो कर्मा लियो 2 महीने का सेमेस्टर पीछे रह गया। चलो कर लेना, तो कुछ करांगे, टेंशन ना लो। अच्छा सर, इसमें हमने लैंग्वेज कौन सी पढ़नी है? लैंग्वेज सीक्वल है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। बिल्कुल जी, तारा साहब को पूछो जी हाँ। ठीक है जी, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज। सही